मैंने हमेशा सुना था औरत अपने साथ हुए जुल्म का बदला जरूर लेती है। हम मर्द हमेशा औरत को कमजोर समझकर उस पर जुल्म करते हैं, मगर सच्चाई ये है कि अगर औरत के अंदर एक बार बदला लेने की लगन पैदा हो जाए तो वो बहुत मजबूत हो जाती है। दुनिया की सारी ताकतें उसके आगे कमजोर पड़ जाती हैं। वो हम जैसे मजबूत समझने वाले मर्दों को भी एक चींटी की तरह मसल देती है। मैं भी ऐसे ही मर्दों में से था जो लड़कियों को कमजोर और बुज़दिल समझता था। मुझे इस बात का एहसास तब हुआ जब मैंने कमजोर लड़की को अपनी कैद में रखकर उसके साथ जुल्म किया था, उसकी इज्जत खराब की थी। इससे पहले मैं भी खुद को शरीफ और बड़े ही अच्छे कैरेक्टर का मर्द समझता था। मैं नहीं जानता था भगवान ने मर्द को भी आंखें नीची रखने के लिए कहा है, औरतों को सम्मान देने के लिए कहा है, क्योंकि भगवान ने औरत के लिए हर मर्द के अंदर आकर्षण तो रखा ही है। मैं रिक्शा चलाता था और मेहनत की रोजी रोटी कमाता था। मैंने कभी रुपये पैसे में हेरा फेरी नहीं की थी। घर वालों ने ठीक ठाक उम्र में एक प्यारी और एक अच्छी सी लड़की से मेरी शादी भी कर दी थी। मेरी पत्नी आम सी घरेलू लड़की थी, बहुत ही प्यार से बात करने वाली, बहुत ही प्यारी सी लड़की। बहुत जल्दी ही मेरे घर वालों के दिलों में उसने अपनी जगह बना ली थी। बहुत ही सलीकेदार थी। घर को उसने ऐसे संभाल रखा था कि जो भी उसकी घरदारी को देखता दांतों तले उंगलियां दबा लेता था। मैं भी खुद को बड़ा खुशनसीब समझता था कि मुझे इतनी अच्छी पत्नी मिली थी, और मुझे अपनी पत्नी से मोहब्बत भी बहुत थी। अनीता ऐसी ही थी जो कोई भी उससे मिलता उसका दीवाना हो जाता था। भगवान ने मुझे एक प्यारी सी बेटी और एक प्यारा सा बेटा भी दिया था, और जिंदगी में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रही थी। कुछ समय बाद एक एक करके मेरे माँ बाप भगवान को प्यारे हो गए थे। उनके जाने का गम तो था, लेकिन ये भी सच्चाई होती है जो दुनिया में आता है उसे जाना भी होता है, और यही सोचकर हम इंसान अपने दिल को बहला लेते हैं। मैं भी अपनी जिंदगी में अपने बच्चों को लेकर आगे बढ़ गया और अपना सारा ध्यान अपनी पत्नी और अपने बच्चों पर लगा दिया था। पाप की तरफ मैं कभी गया ही नहीं था। हालांकि मेरा काम ऐसा था, दिन भर हर तरह की औरतें और लड़कियों से सामना होता रहता था, लेकिन मैं औरतों और लड़कियों की तरफ देखने से बचता था। मेरा अपना एक उसूल था, रिक्शे पर सवार होने वाली औरतें और लड़कियों को बहुत ही प्यार और जिम्मेदारी के साथ उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाता था। उनसे बेकार की बातें नहीं करता था। मेरे जानने वाले लोग भी मुझ पर अंधा भरोसा करते थे। घर की औरतों को बाजार या रिश्तेदार में यहाँ अकेला भेजना होता तो मुझे ही बुला लेते। मैं दिन के समय जवान लड़कियों को स्कूल कॉलेज पहुँचाने का काम भी करता था। रोज मेरे रिक्शे में आने जाने वाली लड़कियों को भी मुझ पर अंधा विश्वास था। वो भी मुझ पर विश्वास करती थीं और मुझसे खुलकर बातें कर लेती थीं। मैं भी उन्हें कभी फालतू की नज़र उठाकर नहीं देखता था। कभी कभी तो कोई लड़की अकेली ही मेरे रिक्शे पर होती और मैं उन्हें अकेली सुनसान गलियों में से भी ले जाता था। तब भी कभी भी मेरा दिल पाप की तरफ गया ही नहीं था, क्योंकि उस समय मैं बहुत ही मजबूत कैरेक्टर का मर्द था और गुनाह के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता था। मैं बहुत ही इज्जत से जिंदगी गुजार रहा था। पत्नी और बच्चों को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी थी, मगर शायद मुझे अच्छी जिंदगी रास नहीं आई और मैं एक बहुत ही बड़ा पाप कर बैठा और अपनी हंसती खेलती जिंदगी में तूफान ले आया। ये उन दिनों की बात थी जब मेरे बच्चों की स्कूल से छुट्टियां हुई तो अनीता बच्चों को लेकर कुछ दिन के लिए अपने मायके चली गई। उसके भाई की शादी भी करीब थी। वो कुछ दिन पहले जाकर वहां रहना चाहती थी। मैं घर में अकेला रह गया था। मेरी भाभियां भी थी और भाई भी थे जो कि अपने अलग अलग घरों में शिफ्ट थे। हालांकि उन लोगों को मेरे खाने पीने की चिंता सताती थी, मगर मैंने उन्हें विश्वास दिलाया कि मैं अकेला रह सकता हूँ। मैं जानता था शादी में बहुत खर्चा होने वाला है, इसलिए अकेला हुआ तो दिन रात सवारियां उठाने लगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जमा कर सकूं। एक बार शाम के समय घर जाने लगा तो रोड पर एक लड़की खड़ी नजर आई। वो लड़की भी मुझे रुकने का इशारा कर रही थी। मैं रिक्शा उस लड़की के करीब ले गया। उस लड़की को देखकर मैं एकदम रुक सा गया था। रात के हल्के अंधेरे में उस लड़की का दूध जैसा रंग चमक रहा था। वो कम उम्र भी बहुत थी और खूबसूरत भी काफी थी, लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट फैली हुई थी। पता नहीं क्या बात थी कि मेरा दिल एकदम ही उसकी तरफ खींचता चला गया था। पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी लड़की को देखकर मैंने अपनी नजरें नहीं हटाई थीं, और आज से पहले मैंने अपनी जिंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की देखी भी नहीं थी। उस लड़की का हुलिया और अंदाज बता रहे थे कि वो किसी खाते पीते और काफी मॉडर्न टाइप घराने की लड़की है। मैंने बहुत ही मुश्किल से अपने होश काबू में किए थे, वरना इतनी खूबसूरत, कम उम्र और घबराई हुई लड़की इस सुनसान रोड पर अकेली खड़ी हुई थी। किसी भी मर्द को मिलती तो वो उसे कभी न छोड़ता।
मेरी नजरें भी बार बार भटक कर उसी के बदन पर जा पड़ती थीं। वो लड़की परेशानी से मेरे करीब आई, बोली, अंकल मुझे अस्पताल जाना है, कितने पैसे लोगे? मैं थोड़ा सा उसके और करीब होने लगा। मैंने गौर से देखा, उसकी बड़ी बड़ी गुलाबी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। वो डरी हुई थी और रो भी रही थी। शायद उसका कोई रिश्तेदार अस्पताल में भर्ती था। मुझे उस लड़की पर दया आई। मैंने उसे कहा, आप बैठ जाओ, पैसे जितने भी हों दे देना। वो मासूम सी लड़की बहुत ही परेशानी में थी, इसलिए मेरी हमदर्दी पर तुरंत ही मेरे रिक्शे पर बैठ गई थी और उसके बताए हुए अस्पताल की तरफ मैं अपना रिक्शा बढ़ाने लगा था। मैं उस लड़की को बार बार शीशे से देखने लगा। पहली बार मैं किसी सवारी से बात करते हुए नजर नहीं झुका पा रहा था। वो इतनी खूबसूरत थी, मेरा दिल चाहा उसे देखता रहूं। मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि मुझ जैसे आम मर्द को इतनी हसीन लड़की कभी देखने को मिली ही नहीं थी। आज मौका मिला था तो मैं सब शराफत भूल चुका था। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। इतनी खूबसूरत लड़की को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहता था। मैं रिक्शे को बड़ी ही कम स्पीड में चला रहा था। बीच बीच में वो मुझसे कहने लगी, अंकल बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैं बहुत परेशान थी। मेरे पापा 1 हफ्ता पहले ही अस्पताल में एडमिट हुए हैं। फिर रोते हुए बोली, मेरी माँ जिंदा नहीं है। मुझे मेरे पापा की बहुत चिंता होती है, मगर मेरे भाई मुझे कुछ बताते ही नहीं। लेकिन 8 दिन हो गए और मेरे पापा अभी तक घर नहीं आए। मुझे अपने पापा की बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए आज मैं खुद ही अस्पताल जाना चाहती हूँ और उन्हें देखकर अपने दिल को तसल्ली करना चाहती हूँ। भाइयों से भी नहीं पूछा, जल्दबाजी में घर से बिना उन्हें कहे निकल आई हूँ। पैसे भी ज्यादा नहीं ला पाई, लेकिन आप चिंता न करें, आपका उधार अस्पताल जाते ही चुका दूंगी। वो लड़की शायद बहुत ज्यादा परेशान थी, इसलिए मुझे सब बातें बताने लगी। वो बहुत ही मासूम सी लड़की थी, उसकी आवाज बहुत धीमी और नरम थी। मैं उस लड़की को समझाना चाहता था कि उस जैसी खूबसूरत और मासूम लड़की को घर से बाहर रात के समय अकेला नहीं निकलना चाहिए था। वो इतनी मासूम और कम अकल थी कि अनजान मर्द को सब बातें बता रही थी। उसने ना समझी में मुझे ये भी एहसास दिला दिया था कि वो अकेली है। बाप भी अस्पताल में पड़ा है और अपने भाई को भी वो बिना बताए आई है। वो अपना आप खोल कर पेश कर रही थी। मैं जो कुछ देर पहले उसे हमदर्दी जता रहा था, अब उसे देखकर मेरी नीयत खराब होने लगी थी। मेरी पत्नी वैसे भी 4-5 दिन के लिए मायके में थी और मैं घर पर अकेला होता था। अब इतनी हसीन लड़की फ्री में मिल रही थी तो मेरा दिमाग खराब होने लगा था। मेरा दिमाग मुझे उकसा रहा था कि इस लड़की को अपने घर ले जाओ और जितने मजे ले सकते हो ले लो। वो लड़की वैसे भी कमजोर सी लग रही थी, मुझसे मुकाबला कभी न कर सकती थी। अब मेरे अंदर हवस जगने लगी थी। उस लड़की के कपड़ों से आती तेज खुशबू मेरे हवासों पर सवार होने लगी थी और फिर शैतान मेरे दिमाग पर हावी हो चुका था। मैंने एकदम ही रास्ता बदल दिया। वो लड़की तो रोने में बिजी थी, उसे अंदाजा ही नहीं हुआ कि मैं उसे कहाँ ले जा रहा हूँ, इसलिए रास्ते भर मुझे कोई भी परेशानी नहीं हुई थी। शायद वो हॉस्पिटल का रास्ता भी नहीं जानती थी, इसलिए उसने मुझसे कोई भी सवाल नहीं किया था। मैं अब अपने रिक्शे की रफ्तार बढ़ा रहा था। मुझे जल्द से जल्द उस लड़की को अपने काबू में करना था। वो नादान रास्ता महसूस ही नहीं कर पाई थी कि मैं उसे कहाँ ले जा रहा हूँ। लेकिन जब मैं गली मोहल्ले में पहुंचा तो वो लड़की कुछ चौंक सी गई थी। बोली, अंकल ये आप मुझे कहाँ ले आए? मुझे तो अस्पताल जाना है और यहाँ कोई अस्पताल नहीं है, ये तो कोई मोहल्ला है। अस्पताल तो मेन रोड पर है, मुझे अस्पताल का रास्ता तो नहीं पता, लेकिन अस्पताल मैंने देखा है। वो एकदम ही होश में आई थी और एकदम बौखला गई थी और मुझसे सवाल पूछने लगी थी। वो भले ही मासूम सी लड़की थी, लेकिन उसे भी शायद अंदाजा हो चुका था कि मैं उसे गलत जगह पर ले आया हूँ। उसकी छठी हिस्स उसे खबरदार कर रही थी। मुझे डर था कि कहीं वो गली में शोर न मचा दे तो मेरा भांडा फूट जाता। मेरी इज्जत लोगों में बनी हुई थी, सारे ही लोग मुझ पर विश्वास करते थे और मैंने भी कभी उनका विश्वास नहीं तोड़ा था, क्योंकि मुझे भी तो अपना काम चलाना होता था। अगर मैं उनका विश्वास तोड़ देता तो फिर मुझे सवारियां ना मिलती। मैं झूठ बोलते हुए बोला कि मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा। वो क्या है कि मेरा मोबाइल घर पर रह गया है। वो परेशानी से मुझे देखने लगी तो मैं बोला, चिंता मत करो, मैं तुम्हें खैरियत से अस्पताल पहुंचा दूंगा, बल्कि तुम्हारे साथ अस्पताल में रुकना पड़ा तब भी रुक जाऊंगा, क्योंकि तुम अकेली हो और तुम्हें घर भी तो जाना होगा। मैं बहाने बना रहा था। वो लड़की फिर से बहल गई थी। बोली, जी हाँ, मेरे भाई तो न जाने कहाँ होंगे, मैं अपने बाबा को देखकर वापस चली जाऊंगी। फिर वो मेरा धन्यवाद करने लगी। बोली, अच्छा है, आप ही मुझे छोड़ देना, मैं घर जाकर और ज्यादा पैसे आपको दे दूंगी। वो लड़की मुझे लालच दे रही थी और मैं सिर हिला गया। मैं उतरा तो वो रिक्शे में जमकर बैठी रही। वो मुझे शरीफ समझ रही थी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था किराया माफ करने वाला मर्द उसकी इज्जत छोड़ने को तैयार नहीं था। मैंने उसे कहा, देखो गली में बैठना ठीक नहीं है, ये इलाका खतरनाक है, ऐसा न हो कि कोई तुम्हें नुकसान पहुंचा दे।
ऐसा करो, मेरे साथ अंदर चलो। मेरे समझाने पर वो लड़की डर गई थी और जल्दी से उतरकर मेरे साथ अंदर चली गई। गली में उस वक्त तो कोई भी मौजूद नहीं था। मैंने भी सुकून का सांस लिया और घर के दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा दी। मैं उसे अंदर कमरे में ले जाने लगा तो वो लड़की अकेला घर देखकर परेशान हुई थी। कहने लगी, मैं बाहर ही ठीक हूँ, आप मोबाइल लेकर आ जाएं। उसकी घबराहट अब बढ़ चुकी थी। मैंने उसे कहा, कमरे में आ जाओ, आंगन में बैठने की कोई जगह नहीं है, लेकिन वो मना करने लगी। लेकिन अब मैं अपनी पर उतर आया था। मैंने उसे बाजू से पकड़ा और जबरदस्ती अंदर ले जाने लगा। वो लड़की अब अपना बाजू मुझसे छुड़ाने लगी थी। उसके शरीर की कपकपाहट मुझे साफ महसूस हो रही थी। मैं तो उसका हाथ पकड़ने के बाद ही पागल सा हो गया था। ऐसा लगा जैसे वो मोम की बनी कोई सफेद सी गुड़िया है। उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं थी कि वो मुझसे अपना आप छुड़ा पाती। वो डर की वजह से कांप रही थी। मैं खींचते हुए उसे कमरे में ले गया और कमरे का दरवाजा अच्छे से बंद कर लिया। मैंने अब अपनी असलियत छुपाने की कोशिश नहीं की थी। उस लड़की को बेड पर पटक कर धक्का दिया था। वो लड़की रोने लगी, मुझे रोकने की कोशिश करने लगी, मगर मेरे ऊपर तो शैतान सवार हो चुका था। उस लड़की के लाल रंग के कपड़ों में उसकी सफेद दूधिया रंगत और भी चमक रही थी। वो डर से सफेद पड़ चुकी थी, खुद को छुपाने की कोशिश कर रही थी, डर से कांप रही थी। लेकिन मैं तो उसे शैतानी नजरों से देख रहा था। वो रोते हुए बोली, अंकल, आपकी भी बहन या बेटी होगी, आपको भगवान का डर नहीं है? मेरी इज्जत से मत खेलो। भगवान के लिए मुझे मेरे बाप के पास अस्पताल पहुंचा दो। वो रोते हुए मुझसे हाथ जोड़ने लगी थी। मुझे और भी ज्यादा पैसों का लालच देने लगी थी, लेकिन मेरे कान बंद हो चुके थे। मैंने उसे दबोच कर उसकी आवाज बंद कर दी। वो छूटने की कोशिश करती रही, लेकिन फिर वो कटे परिंदे की तरह मेरी कैद में आ चुकी थी और फड़फड़ाने लगी। मैंने उस पर दया नहीं दिखाई। मैं पागल हो गया था। कुछ देर बाद मैं उससे दूर हुआ। बाहर रात गहरी हो चुकी थी। उसके घर वालों को खबर नहीं थी कि वो कहाँ गई, क्योंकि वो लड़की मुझे खुद ही बता चुकी थी। इसलिए मैं भी सुकून से था। मेरे घर पर भी कोई पूछने वाला नहीं था और ना ही मुझे इस वक्त अपनी पत्नी का डर था। वो लड़की इतनी डरी हुई थी कि उसने ज्यादा शोर भी नहीं किया था। अब वो बेहोश हो गई थी। मैं उसे वहीं बेड पर छोड़कर बाहर आया और मजे से खाना खाने लगा। उस दिन मुझे लगा जैसे मेरे अंदर कोई और मर्द जाग गया है, जो इंसान नहीं बल्कि कोई जंगली जानवर था। मुझे उस वक्त उस लड़की का रूप दीवाना कर गया था। उस लड़की के साथ सब कुछ करने के बाद भी मेरा ज़मीर नहीं जागा था, बल्कि उस लड़की को मैं जितना देख रहा था उतने ही मेरे अंदर का शैतान जाग रहा था। मुझे उसकी विनती की कोई परवाह नहीं थी। मैं उस वक्त तो पाप और पुण्य के चक्कर में उलझा ही नहीं था। रात धीरे धीरे गुजरती जा रही थी और मेरा दिल उस लड़की से भर नहीं रहा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उस लड़की को हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रख लूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था। मैं शादीशुदा था और मेरी पत्नी घर आ जाती तो उस लड़की को इस घर में बिल्कुल भी बर्दाश्त न करती। इसलिए मैंने इसी में खैरियत जानी कि अब जो हुआ सो हुआ। अब मैं उस लड़की को वहीं छोड़ आता हूँ जहाँ से मैं इसे लाया था। मैंने उस लड़की को 5 घंटे अपने पास रखा और फिर सुबह की रोशनी फैलने से पहले मैं उस लड़की को वापस ले जाने लगा। मगर अचानक ही उस लड़की ने मेरा हाथ पकड़ लिया और रोते हुए बोली, मुझे अपने घर नहीं जाना, मेरे भाई मुझे मार डालेंगे। सब पूछेंगे कि मैं पूरी रात कहाँ गायब रही तो मैं सबको क्या जवाब दूंगी। फिर वो कहने लगी, अगर मेरे बीमार बाप को खबर हो गई तो वो सदमे से ही मर जाएंगे। वो मुझे बद्दुआएं देने लगी, कहने लगी, भगवान करे तुम्हारा सुकून बर्बाद हो जाए। मैं तो तुम्हें बड़ा ही शरीफ आदमी समझती थी, लेकिन तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। भगवान तुम्हारे ऊपर ऐसा कहर तोड़े कि तुम्हारी नस्लें तबाह हो जाएं। वो रो रो कर पागल हो रही थी। उसकी हालत पहले ही बहुत खराब हो चुकी थी। उससे बोला भी नहीं जा रहा था, मगर फिर भी वो लाल होते चेहरे से बोल रही थी। मैंने उस पर इतना जुल्म किया था कि उस लड़की को खुद को संभालना मुश्किल हो गया था। मैं भी अब परेशान हो उठा था। इस हालत में उस लड़की को कैसे ले जाऊं? लोग देख लेते तो शक करते, और मुझे ये भी डर था कि इस हालत में उसे कोई देख लेता तो मैं फंस सकता था, क्योंकि वो लड़की बिल्कुल पागल लग रही थी। एक पल के लिए मेरा दिल बेचैन हुआ था। उसकी ये हालत देखकर मैं अपनी नजरें चुरा गया था। मेरी नज़र में उसका वो चेहरा घूम गया जब उसका चेहरा एकदम बेदाग था और चमक रहा था। मगर एक ही रात में मैंने उसके चेहरे को दागदार कर दिया था। खैर, मैंने उस लड़की को अपने घर में रखने का सोच लिया। मैं तो और भी खुश हो गया था कि जब तक मेरी पत्नी वापस नहीं आती मैं इसको अपने पास रख लेता हूँ और मैं इसे समझा दूंगा कि वो कहीं भी ये बात न बताए, वरना वो भी बदनाम हो जाएगी। शायद मैं उसे डरा धमका देता तो वो खामोश हो जाती। वो लड़की अब थोड़ी थोड़ी बेहोश होने लगी थी। मुझे होश आया कि वो भूखी प्यासी थी। मैंने तो रात को खाना भी खा लिया था, मगर इस लड़की को कुछ नहीं दिया था। मैंने उसे पानी दिया और जगाने की कोशिश करने लगा कि उसी वक्त मेरे मोबाइल पर किसी का फ़ोन आ गया। मैं तो एकदम से डर गया था, क्योंकि सुबह होने वाली थी। न जाने इस समय किसकी कॉल थी।
मैंने मोबाइल देखा तो कोई अनजान नंबर था। पहले ही मुझे उस लड़की की हालत पर डर लग रहा था और अब ये अनजान नंबर से आई कॉल ने मुझे और भी डराया था। मैंने डरते डरते कॉल अटेंड की तो आगे मेरे पत्नी का छोटा भाई था। मैंने जब कहा कौन है तो वो बोला कि जीजा जी, हमारी दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, हम उन्हें अस्पताल लेकर आए हैं। दीदी ने कहा था कि आपको बता दूं, आप जितनी जल्दी हो सके आ जाएं। मैंने चिंता जताते हुए अपनी दादी सास की हालत के बारे में पूछा था, क्योंकि मेरी पत्नी बेकार में मुझे कभी अपने मायके नहीं बुलाती थी। वो जानती थी मुझे कमाई के लिए रिक्शा चलाना होता था। मेरे पूछने पर मेरे साले ने मुझे बताया कि हमारी दादी पहले से ही बीमार थी, मगर अब तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि इलाज मुमकिन नहीं रहा। हम बहुत परेशानी में फंसे हुए हैं, सब रिश्तेदार जमा हो चुके हैं, इसलिए दीदी ने कहा कि मैं आपको भी बता दूं। मैंने गहरा सांस भरकर सोचा, शायद इसीलिए मेरी पत्नी मुझे बुला रही थी। मैं अपनी ससुराल का सबसे बड़ा दामाद था। ऐसे मौके पर मेरी पत्नी चाहती थी कि मैं अपने ससुराल वालों के साथ रहूं। मैंने अपने साले को जल्द से जल्द आने का बोला और कॉल काट दी। वो लड़की सामने बिस्तर पर लेटी हुई थी और अब बेहोश हो चुकी थी। मैं अब उस लड़की को अकेले घर पर छोड़कर नहीं जा सकता था, ये खतरे की बात थी। मैं अब परेशानी से सर पकड़कर बैठ गया। मुझे ये चिंता सता रही थी, अब उस लड़की का क्या करूं। सुबह हो जाती तो घर से निकलना मुमकिन नहीं था। मैंने चादर से उस लड़की को लपेटा और उसे रिक्शे में बिठाकर अंधेरे में ही उसी रोड की तरफ चला गया जहां से उस लड़की को लाया था। जरूर वहीं आसपास ही उस लड़की का घर था। पाप करते हुए तो मैं बहुत खुश था, मगर अब मेरे होश उड़े थे। अगर मैं पुलिस की नज़र में आ जाता तो पूरी जिंदगी जेल की हवा खानी पड़ती। जैसे तैसे करके मैं उस रोड पर पहुंचा तो उस समय वो रोड एकदम सुनसान था। आसपास की दुकानें भी बंद थीं। मैं सोच में डूबा हुआ था कि सुनसान रोड पर अकेली लड़की को छोड़ना खतरे से कम नहीं था। वो खूबसूरत लड़की थी, जो भी उसे देखता उसका ईमान डगमगा जाता। जैसे मैं अपने होश खो बैठा था। मुझे अपने आप पर अब शर्मिंदगी होने लगी थी। उस मासूम लड़की की जिंदगी तबाह करते हुए मैंने नहीं सोचा था, मगर अब मैं चिंता में डूबा हुआ था। मेरी कोशिश थी कि वो लड़की होश में आ जाती तो मैं उसे रिक्शे से उतार देता, और फिर जल्दी ही वो लड़की होश में आ भी गई थी। मैंने उसे रिक्शे से उतारा। वो एक दीवार का सहारा लेकर खड़ी हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी गिर जाएगी, लेकिन मैं अब और नहीं रुक सकता था। अपना रिक्शा मोड़कर अपने घर की तरफ बढ़ गया। मैं नहीं जानता वो लड़की मेरे पीछे से घर भी गई या उसी रोड पर बैठी रह गई। मेरे पास उसकी चिंता करने का समय नहीं था। मैं उसका गुनहगार था। मैं तो खुद पकड़े जाने के डर से छुप रहा था। घर जाते हुए सारे रास्ते मैं यही प्रार्थना करता रहा कि वो लड़की मेरी शक्ल भूल जाए, उसकी याददाश्त इतनी अच्छी ना हो कि कभी सामना होने पर वो मुझे पहचान ले, वरना मेरे लिए समस्या खड़ी हो जाती। मैं पूरे शहर में जगह जगह सवारी छोड़ने जाता था। अगर कहीं उस लड़की के सामने आ जाता तो वो मुझे पहचान लेती और मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाती। वो ये बातें थीं जो मुझे उस लड़की की जिंदगी तबाह करने से पहले सोचनी चाहिए थीं, मगर तब तो मुझ पर शैतान सवार हो चुका था। घर आया तो सुकून से सो गया। मैं अपनी तरफ से मामला दबा चुका था और सब निशान भी मिटा चुका था, ताकि उस लड़की के मेरे घर आने की खबर ना हो सके। मैं नहीं जानता था औरत अपनी जिंदगी तबाह करने वाले मर्द की शक्ल हमेशा याद रखती है, और जिससे नफरत करती हो उसे तो कभी भूल ही नहीं सकती। वो लड़की भी मुझसे नफरत करती थी। मैंने उसकी मासूमियत को तबाह कर दिया था, वो मुझे कैसे भूल जाती। अगले दिन मैंने कुछ पैसे इकट्ठे किए और अपनी ससुराल पहुंच गया। मेरी पत्नी की दादी आखिरी सांसों पर थी। मेरे पहुंचने से कुछ समय पहले ही वो जिंदगी हार गईं। जब मैं घर पहुंचा तो घर में उदासी घुली हुई थी। अंतिम संस्कार की तैयारियां की जाने लगीं। कुछ दिन बाद मेरे साले की शादी भी थी, मगर अब शादी थोड़ा आगे कर दी गई थी। मेरी पत्नी भी अपनी दादी के अंतिम संस्कार के बाद मेरे साथ ही घर वापस आ गई थी। मैं अपनी पत्नी का गम बांटने के साथ साथ घर को संभालने में भी बिजी हो गया। मेरे दिमाग से अब उस लड़की का ख्याल बिल्कुल ही निकल गया था। उस लड़की के साथ वो गलत व्यवहार करने के बाद मैं फिर से वैसा ही शरीफ मर्द बन चुका था। लोगों के सामने मैंने अपने चेहरे पर मास्क चढ़ा रखा था। लोगों के सामने अब भी मैं नजरें झुकाकर तमीज से बात करने वाला मर्द था। कोई नहीं जानता था कि मैं एक कम उम्र और मासूम लड़की की जिंदगी नर्क बना चुका था। एक दिन मेरे रिक्शे पर कुछ औरतें सवार हुईं। उन्हें उनकी जगह पहुंचाने के लिए मैं जिस रोड पर गया तो यह वही रोड था जहां मुझे वो लड़की मिली थी। उस जगह पर जाते ही मुझे उस लड़की का ख्याल आया तो मेरे पसीने एकदम से छूट गए थे। मुझे उस लड़की की विनती और आंसू याद आने लगे। उस लड़की से कभी सामना हो जाता तो मैं खुद को उससे कैसे बचाता। और औरतों ने मुझे गली का पता बताया। पहली बार मुझे औरतों को उनकी मंजिल तक नहीं पहुंचा पाया था। मुझे डर था उस लड़की का घर भी कहीं आसपास ही होगा, कहीं वो मुझे देख न ले।
मैंने उन औरतों को रोड पर ही उतार दिया और बहाने बनाने लगा कि मेरे रिक्शे के टायर खराब हैं और अंदर गली बहुत ही खराब है, मैं अंदर तक नहीं जा पाऊंगा। वो औरतें मुझे बुरा भला कहते हुए आधा किराया देकर ही वहां से चली गईं। मैं रिक्शा वापस अपनी घर की तरफ ले आया। मुझे हैरत हो रही थी कि इतनी बेशर्मी से लड़की पर जुल्म कर चुका था। उसकी विनती, उसके आंसुओं ने मुझ पर कोई असर नहीं किया था और उस लड़की को यूं रोड पर छोड़ते हुए भी मुझे शर्म नहीं आई थी। इस हादसे को 1 महीना गुजरा था। अब मुझे कुछ कुछ डर सवार होने लगा था। उस रोड के करीब जाते हुए मैं घबराने लगता था कि कहीं वो लड़की मुझे दोबारा नजर ना आ जाए। गलियों में दाखिल होते हुए भी मुझे ऐसा ही लगने लगता कि अभी वो लड़की मेरे सामने आकर खड़ी हो जाएगी। मुझे मेरी पत्नी सवाल करती कि आप इतना परेशान क्यों रहते हो। फिर कहने लगी, तुम घर को समय नहीं देते, हमारे बच्चे भी तुम्हें बहुत मिस करते हैं। तुम दिन भर कहाँ कहाँ फिरते रहते हो और जब घर पर भी होते हो तब भी पता नहीं कहाँ खोए खोए रहते हो। आखिर तुम्हें हुआ क्या है। मैं अपनी पत्नी को क्या जवाब देता। बात बदल देता, कभी बहाने बनाने लगता। मैं अपनी बेटी को देखता तो उस लड़की की बातें याद आने लगती। क्या तुम्हारी कोई बहन या बेटी नहीं है। मैं एकदम से परेशान रहने लगा था। मेरे अंदर का जमीर मुझे चैन नहीं लेने देता था। इस बात को 5 महीने गुजर चुके थे, लेकिन मेरे दिल को सुकून नहीं आता था। मेरे साले की शादी भी 3 महीने बाद की तय कर दी गई थी। शादी के दिन करीब थे कि एक दिन मैं कुछ सामान लेने बाजार गया तो वहाँ मेरा सामना उसी लड़की से हुआ था। वो लड़की किसी औरत के साथ खड़ी कुछ सामान खरीद रही थी। आज उस लड़की ने अपने ऊपर एक चादर डाल रखी थी। पहले से बहुत बदली बदली लग रही थी। उसका दमकता हुआ सफेद रंग अब पीला पड़ चुका था। मैं उस लड़की को देखकर घबरा गया था। मैं चेहरा छुपाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो लड़की मुझे देख चुकी थी। वो मेरे करीब आई। मेरे चेहरे का रंग एकदम से उड़ गया था। मैं वहां से भागना चाहता था, लेकिन भाग नहीं पा रहा था। मैं खुद को मुश्किल से नॉर्मल करके खड़ा रहा। मैंने सोचा अगर वो लड़की मुझसे सवाल करेगी तो मैं साफ मुकर जाऊंगा, मगर उस लड़की ने मेरे पास आकर जो जवाब मुझे दिया था, मैं दंग रह गया था। वो कहने लगी, उस रात को मैं भूली नहीं हूँ। पहले मुझे तुम पर बहुत गुस्सा था, लेकिन फिर मैंने उस रात को सोचा तो मुझे तुम पर कोई गुस्सा नहीं। मैं दोबारा तुम्हारे साथ रात गुजारना चाहती हूँ। इस बार भी मुझे कोई ऐतराज नहीं, मैं दिल से राजी हूँ। अब मैं हक्का बक्का उस लड़की को देख रहा था। वो मासूम नाजुक सी लड़की इतनी बेबाक और बेशर्म कैसे हो गई थी कि खुद ही अपने मुंह से मेरे साथ रात बिताने की बात कर रही थी। मेरे तो पसीने छूट गए थे। वो लड़की कहने लगी, मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे भी अब तुम्हारे साथ रहने की तलब होने लगी है। मैं भी अब तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैंने कहा, वो औरत कौन है जो तुम्हारे साथ आई है। वो उस औरत को देखकर बोली, वो हमारे घर पर काम करने वाली मासी हैं। मैं उनसे बहाना बना दूंगी, हम 1-2 घंटे के लिए कहीं चले जाते हैं। मैं तो हैरान रह गया था, लेकिन फिर मैं भी मान गया। मेरा दिल धड़कने लगा था। यह एहसास मेरे जज्बातों को जगा रहा था कि वो हसीन लड़की मुझ जैसे मामूली मर्द को याद करती रही थी। मेरी सोच समझ सब बंद हो चुकी थी कि आखिर गड़बड़ कहाँ पर है। उस लड़की के साथ मैंने इतना गलत व्यवहार किया था और अब वो मेरे साथ दोबारा रात क्यों बिताना चाहती थी। मैं सारी समझ बूझ खो चुका था। मैं बस ये सोचकर खुश हो रहा था कि वो लड़की आज की रात खुद अपनी मर्जी से मेरे साथ जाना चाहती थी। वो लड़की मेरे पास से चली गई और औरत को कुछ समझाने लगी। फिर थोड़ी देर बाद मेरे पास आई और मेरे साथ चल पड़ी। मैं उस लड़की को एक छोटे से होटल ले गया। कमरा बुक करवाकर मैंने 1 घंटा उस लड़की के साथ गुजारा। इस बार उस लड़की ने मुझे बिल्कुल भी रोका नहीं था, बल्कि उसने भरपूर मेरा साथ दिया था। मैं हैरान हो रहा था, कहाँ वो डरी सहमी मासूम सी लड़की और कहाँ ये खुद मेरे सामने अपना आप पेश करने वाली कॉन्फिडेंस से भरी लड़की। लगता था ये 2 अलग अलग लड़कियां मुझे मिली थीं। उस लड़की के साथ 1 घंटा गुजार कर मैं उस होटल से बाहर निकला तो बाहर निकलते ही मैंने उससे कहा, अगर फिर कभी तुम्हारा मन हो तो मुझे बुला लेना। मैंने उसे अपना नंबर देना चाहा तो वो फौरन से बोली, नहीं अब नहीं मिलना, क्योंकि मुझे नहीं पता अगली बार मैं जिंदा भी रहूंगी या नहीं। मैं उसकी इस बात पर चौंक गया था। तब वो लड़की मुस्कुराकर बोली कि 2 महीने पहले ही मुझे पता चला है कि मुझे एड्स की बीमारी है और डॉक्टर ने कहा है कि मैं ज़्यादा दिन बच नहीं पाऊंगी। मैं उस लड़की की बात सुनकर बुरी तरह घबरा गया था। मैंने एक एड्स की मरीज लड़की के साथ संबंध बना लिया था। मेरे तो होश उड़ गए थे। वो बोली, तुम जैसे घटिया मर्द की वजह से मैं अपने घर में इतनी जलील हुई कि अब कोई भी मुझसे बात नहीं करता, कोई भी मुझे पसंद नहीं करता। मेरा बाप तो इसी सदमे से मर गया था। मेरे भाइयों ने भी मुझे छोड़ दिया। मेरा कोई ठिकाना नहीं था। सड़कों पर घूमती तो तुम जैसे भेड़िए जबरदस्ती मुझे नोच डालते। इसलिए मैं कोठे पर चली गई। जब यही सब करना था तो अपनी मर्जी से करूंगी, यही सोचकर मैंने कोठे को चुना था। कोठे के अलावा मेरे पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। वहाँ हर रात एक नए मर्द से पाला पड़ता था।
अब जिंदगी जीने की कोई उमंग नहीं थी, बस उसे काट रही थी, जैसे तैसे जिंदगी को गुजार रही थी। कुछ दिनों से मैं बीमार रहने लगी तो डॉक्टर के पास गई और पता चला मुझे एड्स हो चुका है। ये सुनकर मुझे दुख नहीं हुआ था, क्योंकि मैं खुद ही जिंदगी जीना नहीं चाहती थी, लेकिन एक दुख जरूर था कि मैं तुमसे बदला नहीं ले पाई। मैं कमजोर सी लड़की थी, कैसे तुमसे बदला ले पाती। लेकिन भगवान ने मुझे ये बीमारी देकर मुझे ताकत दी थी, तुमसे बदला लेने का मुझे हथियार मिला था। मैंने तो भगवान का धन्यवाद किया था कि उसने मुझे ये बीमारी दे दी। मैं तुम्हें तलाश करती रही, मैं कमजोर सी लड़की थी, बदला नहीं ले सकती थी, मगर मैंने ठान लिया था कि अपनी बीमारी तुम्हें भी दूंगी। मेरी जिंदगी जल्दी ही खत्म हो जाएगी और अब तुम्हारी बारी है। सिसक सिसक कर मरना और सोचना कि तुमने एक लड़की की जिंदगी तबाह की थी। एक बात हमेशा याद रखना, लड़की अपने साथ किए गए जुल्म को कभी माफ नहीं करती। वो लड़की मुझे अंधे कुएं में धकेल कर चली गई थी और मैं अपनी जगह खड़ा रह गया था। मैं जवान मर्द था, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे थे, सेहतमंद और ठीक ठाक था। जिंदगी का वैसे तो कोई भरोसा नहीं होता, मगर अब तो जानता था कि ज्यादा दिन जी नहीं पाऊंगा। अब दिन ब दिन बिगड़ती हालत मुझे मेरे मौत के करीब ले जा रही थी और मैं अपने किए गए पाप पर अकेला रोता रहता हूँ। मैंने अपनी पत्नी के करीब भी जाना छोड़ दिया, क्योंकि मैं अपनी बीमारी उसे भी देना नहीं चाहता। मैं रोज रोज तड़प तड़प कर मौत मांगता हूँ, क्योंकि मैं रोज मौत के दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं माफी मांगना चाहता हूँ उस लड़की से, लेकिन माफी मांगूं तो किससे मांगूं? शायद वो लड़की अब मर चुकी होगी। मेरी पत्नी को जब पता चला कि मुझे एड्स है तो वो मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई और अपने बच्चे भी साथ ले गई। आज मैं एक सरकारी अस्पताल के कमरे में पड़ा अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा हूँ और भगवान से दुआ करता हूँ कि मुझे जल्द से जल्द मौत आ जाए। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना। रोज एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।